हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्स्ट्रा कोचिंग। उत्तराखंड यूके ट्रिपल एससी और यूके पीएससी के पिछले वर्षों के प्रश्नों की प्रश्नोत्तरी में आज हमारा भाग 3 है। इसमें हम उन सभी क्वेश्चनों पर चर्चा करते हैं जो यूके ट्रिपल एससी और यूके पीएससी आयोग ने जो है वो पिछले वर्षों में पूछे गए हैं। उस क्वेश्चन के साथ साथ उस टॉपिक पर भी सूक्ष्म रूप से चर्चा करते हैं ताकि आने वाले एग्जाम में आपको उस टॉपिक से अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उसको आराम से टैकल कर सके। तो आइए आज शुरू करते हैं भाग 3। इसमें केवल वही क्वेश्चन है जो आयोग ने जो है वो पिछले एग्जामों में पूछे गए हैं, क्योंकि आयोग जो है क्वेश्चन को रिपीट करता है और रिपीट भी सेम क्वेश्चन को रिपीट नहीं करता बल्कि उस टॉपिक को लेकर रिपीट करता है क्वेश्चन। अगर इस एक एग्जाम में रैणी गांव से कोई क्वेश्चन बना हो तो अगले जो है क्वेश्चन में रैणी गांव से कोई दूसरा क्वेश्चन जो है उस तरीके से बन सकता है। तो हम एक चर्चा के तौर पर इसको लेंगे। पिछले एग्जामों में आयोग ने जितने भी क्वेश्चन पूछे हुए हैं उन पर जो है एक चर्चा हो जाएगी और उनसे और क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं आने वाले एग्जामों में उसको देखते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। काफी सारे एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा जाता है और इस टॉपिक से जो है काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उत्तराखंड में रैणी गांव जाना जाता है नशाबंदी आंदोलन के लिए, मैती आंदोलन के लिए, भूमि आंदोलन के लिए या चिपको आंदोलन के लिए। तो इसका आंसर है चिपको आंदोलन के लिए। 1972 में 1972 में जो वनों की अंधाधुंध कटाई शुरू हुई थी उसको रोकने के लिए या उस पर जो है उसका विरोध करने के लिए 26 मार्च 1974 को रैणी गांव से एक आंदोलन शुरू होता है। वो आंदोलन था चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन शुरू करने के लिए वहां पर महिला मंगल दलों का गठन किया जाता है। महिला मंगल दल की जो अध्यक्षा बनाया जाता है वो बनाया जाता है गौरा देवी को। गौरा देवी की जो एज थी वो 23 साल थी। 23 वर्षीय गौरा देवी को महिला मंगल दल का वहाँ पे अध्यक्ष चुना जाता है और ये महिला मंगल दल अपने क्षेत्र में हो रही वनों की कटाई को रोकने के लिए कार्य करती हैं। चिपको आंदोलन जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, चिपको आंदोलन ये पेड़ों पर जो है पेड़ों पर लिपट जाते थे और इनका कहना था कि पेड़ों को काटने से पहले आपको हमको काटना पड़ेगा। इस आंदोलन के कारण इस आंदोलन में अपनी भूमिका के कारण 1986 में गौरा देवी को वृक्ष मित्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया। साथ में चंडी प्रसाद भट्ट और सुंदरलाल भोगड़ा ने भी इस आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस आंदोलन में एक नारा दिया गया, हिमपुत्रियों की ललकार, वन नीति बदले सरकार, वन जागे वनवासी जागे। इसके अलावा चिपको आंदोलन के कवि किन्हें कहा जाता है तो वो कहा जाता है घनश्याम रतूड़ी को। घनश्याम रतूड़ी जो है वो चिपको आंदोलन के कवि हैं। 1972 यानी कि 1970-80 के दशक में वनों की अंधाधुंध कटाई को रोकने के लिए ये आंदोलन शुरू हुआ था। इसके अलावा चंडी प्रसाद भट्ट और सुंदरलाल भोगड़ा ने भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। चंडी प्रसाद भट्ट की अगर हम बात करें, इनको जो है 1982 में रेमन मैग्सेसे से सम्मानित किया गया। वहीं 1986 में इनको पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 2005 में इनको पद्म भूषण दिया गया, जबकि 2013 में इनको गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। एक चर्चित व्यक्ति हैं, एक पर्यावरण के क्षेत्र में एक विशेष जाने माने व्यक्ति हैं। इन्होंने जो है दसमोली ग्राम स्वराज संघ की स्थापना भी की थी 1964 में गोपेश्वर में। ठीक है, वहीं अगर सुंदरलाल भोगड़ा की बात करते हैं, इन्होंने एक नारा दिया था जो बहुत फेमस हुआ था, हिमालय बचाओ देश बचाओ। सुंदरलाल भोगड़ा को भी 1981 में जो है वो पद्मश्री पुरस्कार दिया जाना था लेकिन उन्होंने इसको अस्वीकार कर दिया। उसके अलावा 1985 में इनको वृक्ष मित्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया। टिहरी डैम टिहरी डैम के विरोध में काफी आगे रहे थे सुंदरलाल भोगड़ा। टिहरी डैम का विरोध इनके द्वारा किया गया था। ठीक है, ये रैणी गांव की रहने वाली हैं। रैणी गांव इनका ससुराल था, कह सकते हैं गौरा देवी का। ठीक है, जबकि ये लाता की रहने वाली थी, लाता गांव की। और गौरा देवी की अगर हम बात करें तो गौरा देवी को चिपको वुमेन के नाम से जाना जाता है इस आंदोलन के कारण। ये रैणी गांव जो है, ये रैणी गांव वही है जहां पर आपदा आई थी, आप जानते हो। 2021 में लगभग 7 फरवरी 2021 को यहाँ पर जो है ऋषिगंगा नदी में बाढ़ आई थी, जिससे यहाँ पर जो है काफी ज्यादा आपदा से प्रभावित रहा था ये क्षेत्र। जो विष्णुगाड़ जल विद्युत परियोजना थी या हम कह सकते हैं तपोवन जल विद्युत परियोजना थी, उसको काफी क्षति पहुंची थी और काफी सारे लोगों की यहाँ पर जो है जाने चली गई थी। तो ये था आपका रैणी गांव के बारे में। यहाँ पर ऋषिगंगा और धौलीगंगा का संगम होता है, पश्चिमी धौलीगंगा का। ठीक है, रैणी गांव में। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, अस्कोट वन्यजीव अभयारण्य अवस्थित है। तो अस्कोट अब वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? अस्कोट वन्यजीव अभयारण्य पिथौरागढ़ में है। 1986 में अस्कोट वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना होती है कस्तूरी मृगों के संरक्षण के लिए। एक क्वेश्चन बनता है कि वन्यजीव अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान में क्या अंतर है? देखिए, राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य में काफी सारे अंतर हैं, लेकिन एक मुख्य जो अंतर है, वन्यजीव अभयारण्य में किसी स्पेशल या किसी जो है वन्य जीव के संरक्षण के लिए ही बनाया जाता है, जबकि राष्ट्रीय उद्यान में वन्य जीवों के साथ साथ
प्रकृति या फिर वनस्पतियां या फिर पेड़ पौधे इनके संरक्षण के लिए भी बनाए जाते हैं। तो इसकी स्थापना जो हुई थी अस्कोट वन्यजीव अभयारण्य की 1986 में हुई थी। 600 किलोमीटर स्क्वायर में ये फैला हुआ है और सर्वाधिक कस्तूरी मृग इसी राष्ट्रीय उद्यान में है। ये आपका पिथौरागढ़ में है। 1986 में कस्तूरी मृगों के संरक्षण के लिए स्थापित हुआ था। मुख्य रूप से यहाँ पे काले भालू, कस्तूरी हिरन, थरल, चायर, उसके अलावा जो है कस्तूरी मृग देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, उत्तराखंड लोअर पीसीएस में और उत्तराखंड जूनियर असिस्टेंट या टैक्स कलेक्टर में ये क्वेश्चन जो है वो शिफ्ट 1 में पूछा गया था। 2300 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में फैला हुआ उत्तराखंड का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? 2390 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। उस राष्ट्रीय उद्यान का नाम है गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना जो हुई थी 1989 में हुई थी। 1989 में स्थापना हुई थी। 2390 किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया है, उत्तरकाशी जनपद में है। और हिमतेंदुआ, हिमालयन भालू, कस्तूरी मृग इनके लिए ये जाना जाता है और उत्तराखंड का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, ये आपका कनिष्ठ सहायक के एग्जाम में पूछा गया है। शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है। उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक वृक्ष किस प्रजाति के हैं? ए है देवदार, बी है यूकेलिप्टस, सी है पाइन यानी कि चीड़ और डी है स्प्रूस। इसका आंसर है चीड़, पाइन। उत्तराखंड में जो सर्वाधिक वृक्ष है वो चीड़ प्रजाति के पाए जाते हैं। हालांकि अगर वनों को हम कैटेगराइज करें, वन कितने प्रकार के होते हैं, अगर हम चीड़ को देखें तो चीड़ जो है वो कोणधारी वनों का वृक्ष है, मुख्य रूप से कोणधारी वन। इसके अलावा ये आपका पर्वतीय शीतोष्ण वनों में भी पाया जाता है। कोणधारी वन जो है वो 900 से 1800 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। वहीं पर्वतीय शीतोष्ण वन जो है वो 1800 से 2700 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। तो मुख्य रूप से ये कोणधारी वनों का वृक्ष है। कोणधारी वनों की विशेषता है कि इस वन में ऐसे वृक्ष उगते हैं जो चट्टानी धरातल पर भी उग जाते हैं और चीड़ उनमें से एक है। ठीक है, चीड़ जो है वो चट्टानी धरातलों पर उग जाता है और प्रकृति के लिए एक अच्छा वृक्ष नहीं माना जाता है चीड़ को। ये चट्टानी धरातल में उग जाता है और साथ में ये काफी तेजी से फैलते हैं। उसके अलावा शीतोष्ण पर्वतीय वृक्ष जो कि 1800 से 2300 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं, उन वनों के निचले भागों में भी चीड़ की उपस्थिति देखने को मिलती है। इसके अलावा इस वन में स्प्रूस, सिल्वर फर, देवदार, साइप्रस आदि जो है वृक्ष देखने को मिलते हैं। जो पर्वतीय शीतोष्ण वन है, यहाँ पर एक वृक्ष होता है मुख्य रूप से बांज, जिसकी इंपॉर्टेंस जो है वो उत्तराखंड में काफी ज्यादा है। वनों को अगर हम कैटेगराइज करें तो वनों को मुख्य रूप से हम जो है उपोष्ण कटिबंधीय वन 750 से 1200 मीटर तक, उसके अलावा उष्ण कटिबंधीय वन 1500 मीटर से कम ऊंचाई पर उष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। उपोष्ण कटिबंधीय वनों का जो प्रमुख वृक्ष है वो साल है। इसके अलावा सेमल, गुलर, जामुन, बेर आदि जो है उष्ण कटिबंधीय वनों में पाए जाते हैं। वहीं उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन जो कि 1500 मीटर की तक ऊंचाई पर पाए जाते हैं। फिर आते हैं कोणधारी वन 900 से 1800 मीटर। फिर आता है आपका पर्वतीय शीतोष्ण वन 1800 से 2700 मीटर। यहाँ पर जो है निचले भागों में तो चीड़ देखने को मिलता है, उसके अलावा बांज की भी यहाँ पर प्रधानता होती है। वहीं उप अल्पाइन या अल्पाइन वन 2700 मीटर से अधिक ऊंचाई पर ये देखने को मिलते हैं, जिसमें बुरांस आता है प्रमुख तौर पर। उसके अलावा अल्पाइन या घास के मैदान आते हैं 3000 से 6000 मीटर 3600 मीटर की ऊंचाई पर, जिसमें जूनियर विलो आदि इस प्रकार के वृक्ष जो है देखने को मिलते हैं। लास्ट में आता है टुंड्रा तुल्य वनस्पतियां 3600 से 4800 मीटर की ऊंचाई पर। ठीक है, इसमें बर्फ ही आच्छादित रहती है, वन कम पाए जाते हैं। तो ये इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो चीड़ होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है कि आपका जो है चीड़ का वानस्पतिक नाम क्या है। चीड़ का जो है वानस्पतिक नाम कहीं कहीं देखने को मिल जाए। तो चीड़ का जो वैज्ञानिक नाम है वो है पाइनस रॉक्स बर्गी। ठीक है, रॉक्स से याद रखना, चट्टानी धरातल पर भी उग जाता है, इसलिए इसको पाइनस, पाइन पाइन यानी कि चीड़, पाइनस रॉक्स बर्गी। ठीक है, इसका जो है साइंटिफिक नेम है पाइनस रॉक्स बर्गी चीड़ का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैंसर के इलाज के लिए टैक्सोल नामक रसायन उत्तराखंड के किस औषधीय पौधे से प्राप्त होता है? ठीक है, ये भी आपका हॉस्टल अधीक्षक यानी कि आपका जो है हॉस्टल इंचार्ज के पेपर में शिफ्ट 1 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका ऑप्शन है ब्राह्मी, हिमल, झूला, धुनेर। तो इसका आंसर है धुनेर। धुनेर जो है वो टेक्सास प्रजाति का एक पादप है, या एक कह सकते हैं हम पौधा है, जिससे अमेरिका में जिसपे शोध चल रहा है और इससे एक रसायन मिलता है टैक्सोल नाम का, जो कि कैंसर के इलाज में सहायक है ऐसा कहा जाता है। एफडीए ने भी इसको 1992 में अप्रूव किया है। 1992 में एफडीए फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने टैक्सोल को जो है कैंसर इलाज के लिए अनुमोदित किया था। और धुनेर से जो है प्रमुख रूप से टैक्सोल की प्राप्ति होती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि कैंसर के इलाज के लिए
टैक्सोल नामक रसायन जो है उत्तराखंड के किस पौधे से प्राप्त होता है? तो वो आंसर होगा धुनेर। वहीं अगर हम ब्राह्मी की बात करें, जो ब्राह्मी है, ब्राह्मी को जो है वो कहा जाता है बुद्धिवर्धक, हरिद्वार में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। ये भीमल की बात करें तो भीमल का जो साइंटिफिक नेम है वो है ओपोसिलपट्टिया। ये आपका जो है मुख्य रूप से जो है शैम्पू निर्माण में इसका कार्य होता है। वहीं झूला की बात करें तो झूला की एक प्रजाति जो है वो है आपका मक्कू, जो उत्तराखंड में सर्वाधिक पाया जाता है। मक्कू का जो फर्स्ट ग्रेड होता है उसको जो है फ्रांस के लिए निर्यात किया जाता है मक्कू का। ठीक है, तो ये जो है सांभर मसाला, गरम मसाला, ये निर्माण में जो है ये सहायक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। कस्तूरी उत्तराखंड में कस्तूरी मृग विहार की स्थापना कब की गई? कस्तूरी मृग के संरक्षण के लिए 1972 में सबसे पहले केदारनाथ वन्यजीव विहार की स्थापना की गई। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, केदारनाथ वन्यजीव विहार की स्थापना 1972 में की गई थी। इसके अलावा कस्तूरी मृगों के संरक्षण के लिए 1977 में मेहरूड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई, बागेश्वर पिथौरागढ़ में जो है। इसके अलावा 1986 में स्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना की गई, जो जहाँ की सर्वाधिक कस्तूरी मृग हैं। इसके अलावा चमोली में कांचोला खर्क कस्तूरी मृग प्रजनन केंद्र की स्थापना हुई 1982 में। ठीक है, तो इस तरीके से कस्तूरी मृगों के संरक्षण के लिए कस्तूरी मृग विहार की स्थापना सर्वप्रथम जो है 1972 में की गई थी। तभी से कस्तूरी मृगों का संरक्षण के लिए अलग अलग कार्य जो है वो किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। उत्तराखंड के किस जिले में सर्वाधिक राष्ट्रीय पार्क और अभ्यारण्य है? एक्चुअली ये राष्ट्रीय पार्क ही है। उत्तराखंड के किस जिले में सर्वाधिक राष्ट्रीय पार्क है, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था आपका कनिष्ठ सहायक टैक्स कलेक्टर वाले एग्जाम में, कि उत्तराखंड के किस जिले में सर्वाधिक राष्ट्रीय पार्क है। तो ऑप्शन है नैनीताल, पौड़ी गढ़वाल, चमोली और टिहरी गढ़वाल। तो आंसर है चमोली। चमोली में दो है, एक है वैली ऑफ फ्लावर और एक है नंदा देवी। दोनों की स्थापना जो हुई थी 1982 में हुई थी, और नंदा देवी को जो है 1988 में जो है वो विश्व धरोहर घोषित किया गया यूनेस्को के द्वारा। वहीं अगर फूलों की घाटी की बात करें तो फूलों की घाटी को 2005 में 14 जुलाई 2005 में यूनेस्को ने है विश्व धरोहर घोषित किया। क्वेश्चन नंबर 8। उत्तराखंड में पर्वतीय शीतोष्ण वनों का विस्तार पाया जाता है। अभी बात की थी कोणधारी वन जो है वो 900 से 1800 मीटर, वहीं पर्वतीय शीतोष्ण वन जो है वो 1800 से 2700 मीटर। तो ये जो इसका आंसर होगा आपका 1800 से 2700 मीटर के मध्य। पांच जो है इसका प्रमुख वृक्ष है, और निचले भागों में चीड़ की अधिकता भी देखने को मिलती है। कनिष्ठ सहायक 2021 के एग्जाम में ये शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9। 1921 ईस्वी में गठित कुमाऊं फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी के अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो वो चुना गया था ऑप्शन नंबर ए, पी विंडम, परसी विंडम को। अगर हम बात करें कि फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी का गठन कब हुआ, तो कुमाऊं फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी का गठन हुआ 13 अप्रैल 1921 को। इन्होंने जो अपनी रिपोर्ट पेश की, इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट पेश की 28 अक्टूबर 1921 को, और इस रिपोर्ट के आधार पर 1925 में एक बैठक होती है, और इस कमेटी की सिफारिश पर ही वन पंचायत और वन समितियों का गठन किया जाता है 1925 में। 1925 में गठन करने की सिफारिश की जाती है या निर्णय लिया जाता है 1925 में। होता क्या एक्चुअली 13 अप्रैल 1921 को फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी का गठन होता है। परसी विंडम, पी विंडम जो है इसके अध्यक्ष थे। 28 अक्टूबर 1921 को ये कमेटी अपनी रिपोर्ट सौंपती है, और 1925 में इस कमेटी की रिपोर्ट की सिफारिश पर वन पंचायत और वन समितियों का गठन करने का निर्णय लिया जाता है। हालांकि बाद में 1921-31 में जाकर वन पंचायतों का गठन होता है, लेकिन निर्णय जो है 1925 में लिया गया था। यहाँ पर जो बैठक हुई थी, इस बैठक के जो अध्यक्ष थे वो थे कैलाश गैरोला। तो फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी का गठन 13 अप्रैल 1921 को हुआ था, पी विंडम, परसी विंडम के नेतृत्व में। क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा विश्व प्रसिद्ध भारतीय धरोहर स्थलों में से है? यानी कि कौन सा जोड़ा है जिनको यूनेस्को ने है विश्व धरोहर घोषित किया है? क्या वो केदारनाथ जिम कॉर्बेट है? नहीं है। कॉर्बेट नेशनल पार्क वो विंसर नहीं है। विंसर वो वैली ऑफ फ्लावर है, लेकिन विंसर नहीं है। नंदा देवी नेशनल पार्क वो वैली ऑफ फ्लावर बिल्कुल सही है, एक को 1988 में और एक को 2005 में। तो आपका जो है दोनों को जो है यूनेस्को ने विश्व धरोहर में घोषित किया है। कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है आप देख सकते हो। पीसीएस में लगातार 3 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। उसके अलावा ये कनिष्ठ सहायक में पूछा गया है। इसके अलावा आपका जो है पोस्ट ऑफिस के एग्जाम में पूछा गया है, और भी कई एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा गया है।
नंदा देवी नेशनल पार्क की बात करें तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो जोशीमठ में है। 1982 में इसकी स्थापना होती है। 624 किलोमीटर स्क्वायर में ये फैला हुआ है। 624 किलोमीटर स्क्वायर में ये फैला हुआ है। नंदा देवी जो पर्वत शिखर है, जो उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत है, उसकी तलहटी में ये बसा हुआ है। 1939 में 1939 में इसे जो है गेम सेंचुरी बनाया गया था 1939 में। लेकिन फिर 1962 में उस पर रोक लग गई। 1962 में गेम सेंचुरी जो बनाई गई थी उस पर रोक लग गई। यहाँ पर हिमालयन भालू, स्नो लेपर्ड, मस्क डियर, मुनाल, कस्तूरी मृग आदि जो है वो देखने को मिलते हैं। वहीं वैली ऑफ फ्लावर की स्थापना भी 1982 में ही होती है। 1982 में इसकी स्थापना होती है। 87.5 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ सबसे छोटा नेशनल पार्क है। 87.5 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है, सबसे छोटा नेशनल पार्क है। यूनेस्को द्वारा 14 जुलाई 2005 को इसको जो है विश्व धरोहर की सूची में रखा हुआ है। 3600 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। पुष्पावती नदी इसके बीच से बहती है। पुष्पोतया ताल से निकलती है। इसकी खोज जो है वो फ्रैंक स्माइथ ने की थी, जो कि एक ब्रिटिश पर्वतारोही थे। कब खोज की थी तो 1931 में खोज की थी। ये गंधमादन पर्वत श्रृंखला से होकर बद्रीनाथ जा रहे थे और इन्होंने जो है वैली ऑफ फ्लावर की खोज की थी। इन्होंने बुक भी लिखी एक 1947 में, द वैली ऑफ फ्लावर के नाम से। वहीं इस घाटी का जो स्थानीय नाम है भ्यूंडार घाटी के नाम से जानते हैं, जबकि कालिदास ने अपनी रचना मेघदूत में इसको अलका कहा है। और स्कंद पुराण के केदार खंड के स्कंद पुराण में इसको जो है नंदन कानन कहा गया है। तो काफी सारे क्वेश्चन यहाँ से रिलेट करके पूछ सकता है आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। उत्तराखंड में हिमालयी पर्यावरण अध्ययन एवं संरक्षण कमेटी के संस्थापक हैं। शॉर्ट में जो हेस्को कहा जाता है, हेस्को। हेस्को मतलब आपका जो है हिमालयन इन्वायरमेंटल स्टडीज एंड कंजर्वेशन। तो हेस्को को शॉर्ट में कहा जाता है। इसकी स्थापना 1983 में पद्मश्री से सम्मानित होने वाले डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई 1983 में। ठीक है। हिमालयन पर्यावरण अध्ययन और संरक्षण संगठन जो है वो हिमालयी पर्यावरण को जो है संरक्षण करने के लिए एक संस्था है, जो कि एक संस्था के तौर पर काम करती है। इसको इसका जो स्थापना और इसका जो विकास कह सकते हैं डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी ने जो है डॉक्टर अनिल जोशी ने की थी 1983 में। ये एक गणित क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तराखंड में नंधौर अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? उत्तरकाशी में है? बिल्कुल नहीं। चमोली में है? नहीं। ये तो आपका जो है क्वेश्चन ऑप्शन ही गलत है, पौड़ी गढ़वाल। ठीक है, तो इसका आंसर है नैनीताल। नंधौर जो है वो आपका नैनीताल में, उत्तराखंड के नंधौर अभयारण्य नैनीताल जिले में स्थित है। उत्तराखंड का यह अभयारण्य 2012 में स्थापित किया गया, जो कि हल्द्वानी वन प्रभाग में गौला और शारदा नदियों के मध्य फैला हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। ये क्वेश्चन भी जो है कनिष्क का ही है। आंखें उन पहाड़ियों की ओर उठाऊंगा, मैं अपनी आंखें उन पहाड़ियों की ओर उठाऊंगा जहां मुझे सहायता मिलती है। यह शब्द उत्तराखंड के किस स्थान पर अंकित है? तो ये आपका फूलों की घाटी में अंकित है। वहां पे एक बोर्ड लगा है, उस बोर्ड में जो है ये शब्द अंकित है, मैं अपनी आंखें उन पहाड़ियों की ओर उठाऊंगा जहां से मुझे सहायता मिलती है। ठीक है, तो फूलों की घाटी में ये अंकित है। फूलों की घाटी के बारे में काफी कुछ बता चुका हूँ। नंबर 14, राजाजी नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई? तो 1982 में वैली ऑफ फ्लावर की स्थापना हुई और आपका नंदा देवी की स्थापना हुई 1983 में, इसकी स्थापना हुई थी। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान की बात करें अगर हम, तो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान राजाजी, मोतीचूर और चीला तीन जो है उद्यानों को मिलकर बनाया हुआ है। 1983 में इसको बनाया। इसका जो फैलाव है 820.42 किलोमीटर स्क्वायर में ये फैला हुआ है। और हरिद्वार, देहरादून और पौड़ी तीन जिलों में आता है। हरिद्वार, देहरादून और पौड़ी तीन जिलों में जो है ये आता है। इसके अलावा यहाँ पर जो है 23 प्रकार के स्तनधारी, 313 प्रकार के पक्षी पाए जाते हैं। इसके अलावा इसका नामकरण जो है वो सी राजगोपालाचारी जो के नाम पर जो है किया गया है। अगर हम बात करें टाइगर रिजर्व की, तो कॉर्बेट नेशनल पार्क के बाद ये दूसरा टाइगर रिजर्व है। यहाँ हाथी मुख्य रूप से एशियाई हाथी के लिए जाना जाता है। तो प्रमुख जो कह सकते हैं हम जीव जो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान का है वो एशियाई हाथी ही है। तो 1935 में वैसे देहरादून में जो मोतीचूर वन्य जीव विहार की स्थापना की गई थी। बाद में मोतीचूर, चीला और राजाजी को मिलाकर राजाजी बनाया गया 1983 में। हरिद्वार देहरादून का जो रेल मार्ग जो गुजरता है वो इस राष्ट्रीय उद्यान के बीचों बीच ही गुजरता है। तो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1983 में हुई थी। ठीक है, कितने क्षेत्र में फैला हुआ है? 820.42 किलोमीटर में। कितने राष्ट्रीय उद्यानों को मिलाकर इसको बनाया गया है? तो तीन। ठीक है, उनमें से एक मोतीचूर भी है जो कि 1935 में स्थापित हुआ था। कितने जनपदों में फैला हुआ है? तीन में, हरिद्वार, देहरादून और पौड़ी में। किसके नाम पर? सी राजगोपालाचारी के नाम पर इसका नामकरण हुआ है। कार्बेट के बाद दूसरा टाइगर रिजर्व है और कार्बेट के बाद दूसरा राष्ट्रीय उद्यान है जहाँ पे सर्वाधिक पर्यटक आते हैं। सर्वाधिक पर्यटक जो है आपका कार्बेट नेशनल पार्क में, सेकंड नंबर पर राजाजी, तीसरे नंबर पर वैली ऑफ फ्लावर। और हरिद्वार देहरादून रेल मार्ग इसी के बीच से गुजरता है। क्वेश्चन नंबर 15, सोना नदी अभ्यारण्य कहाँ है?
सोना नदी जो वन्य जीव अभयारण्य है वो आपका पौड़ी में है। ये प्रमुख तौर पर पक्षियों के लिए जाना जाता है। सोना नदी वन्यजीव अभयारण्य की बात करें तो मुख्य रूप से ये पक्षियों के लिए जाना जाता है। 1987 में इसकी स्थापना की गई थी। 1987 में ये आपका 301 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। यहाँ पर विश्व के 6% पक्षी पाए जाते हैं और विदेशी पक्षी भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं। एक क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि आपका जो है विदेशी पक्षी निम्न में से किस वन्यजीव अभयारण्य में देखने को मिलते हैं, तो वो आपका सोना नदी वन्यजीव अभयारण्य है, पौड़ी गढ़वाल में। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का सबसे बड़ा अभयारण्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा अभयारण्य वो है आपका केदारनाथ वन्यजीव अभयारण्य। कॉर्बेट ये नेशनल पार्क है, अभयारण्य नहीं है। राजा जी भी नेशनल पार्क है। नंदा देवी पशु विहार ये जो है ये भी हम कह सकते हैं नेशनल पार्क है। इनमें से केवल केदारनाथ ही है जो एक वन्यजीव अभयारण्य है। इसकी स्थापना 1972 में हुई थी और जो इसका एरिया है वो है आपका 957 किलोमीटर स्क्वायर। 957 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में फैला हुआ है। राज्य का सबसे बड़ा वन्यजीव ये विहार है। कस्तूरी मृग परियोजना यहाँ पे संचालित हुई थी, पहले भी बता चुका हूँ। वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972 के तहत जो है इसको स्थापना की गई है, मुख्य तौर पे कस्तूरी मृगों के संरक्षण के लिए। ठीक है। अगर हम वन्यजीव विहारों की स्थापना की बात करते हैं तो सबसे पहला जो है वो गोविंद वन्यजीव विहार है, 1955 में उत्तरकाशी में स्थापित हुआ। नंबर 2 पे जो है केदारनाथ है, 1972 में स्थापित हुआ। ये चमोली रुद्रप्रयाग में फैला हुआ है। अस्कोट है, 1986 में स्थापित हुआ। उसके अलावा सोना नदी 1987 में, बिनसर वन्यजीव अभयारण्य 1988 में, मसूरी 1993 में जो कि सबसे छोटा है, 11 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ। उसके अलावा नंदौर 2012 में जो कि आपका नैनीताल जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 17वां क्वेश्चन देखते हैं। आबकारी सिपाही का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तराखंड के किस जिले में सर्वाधिक वन क्षेत्र है? काशी है। यहाँ पर चंपावत जो है गलत दिया है, प्रतिशत की दृष्टि से भी चंपावत नहीं है। इसका आंसर होगा काशी इन जिलों में से। ठीक है, जितने ये चार ऑप्शन है इनमें से उत्तरकाशी जो है वो आंसर होगा। देखो वन दो प्रकार के होते हैं, एक रिकॉर्डेड वन होता है, एक रिकॉर्डेड फॉरेस्ट होता है, एक फॉरेस्ट होता है। हालांकि वनों को अगर हम डिवाइड करें तो वनों को हम कई प्रकारों में डिवाइड कर सकते हैं, है ना। अगर हम शासनिक आधार पर डिवाइड करें तो जो है वो अलग प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं। वहीं औषधि प्राप्ति के हिसाब से डिवाइड करें तो अलग प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं। अगर हम रिकॉर्डेड फॉरेस्ट को देखें, रिकॉर्डेड फॉरेस्ट, रिकॉर्डेड फॉरेस्ट किसे कहते हैं? वही क्षेत्र जहां पर सरकार ने वन भूमि घोषित की है, चाहे वहां पर वन हो या ना हो, लेकिन अगर वो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट है तो सरकार ने वहां पर जो है वन क्षेत्र घोषित किया हुआ है। रिकॉर्डेड फॉरेस्ट को हम जो है वो तीन प्रकार से बांटते हैं। इसमें आता है आपका रिजर्व फॉरेस्ट, इसमें आता है आपका प्रोटेक्टिव फॉरेस्ट और इसमें आता है आपका जो है प्राइवेट फॉरेस्ट या विलेज फॉरेस्ट भी इसको कहते हैं, या अवर्गीकृत वन या सिविल फॉरेस्ट कुछ भी कहा जा सकता है। इसमें 69% जो है वो रिजर्व फॉरेस्ट होता है। इसमें 25% जो है वो प्रोटेक्टिव फॉरेस्ट होता है। वहीं आप इसमें जो है 6% जो है वो आपका प्राइवेट फॉरेस्ट होता है। रिजर्व और प्रोटेक्टिव फॉरेस्ट में अंतर क्या है? वो है आपका रिजर्व फॉरेस्ट में आम गतिविधियां, जो आम लोग हैं उनकी गतिविधियां कुछ हद तक जो है वो स्वीकार्य होती है, जबकि प्रोटेक्टिव फॉरेस्ट पूरी तरह से प्रोटेक्टिव होता है। यहाँ पे किसी प्रकार की गतिविधि नहीं की जा सकती है, किसी प्रकार की आर्थिक गतिविधि इस क्षेत्र में नहीं की जा सकती है। तो ये आपका रिकॉर्डेड फॉरेस्ट है। रिकॉर्डेड फॉरेस्ट की अगर हम बात करें तो ये तीन भागों में बांटा जाता है। वहीं अगर वनों का हम प्रशासनिक विभाजन करते हैं संपूर्ण वनों का, तो वो आपका चार प्रकार से करते हैं। वन विभाग के अधीन कौन से वन आते हैं, राजस्व विभाग के अधीन कौन से वन आते हैं, वन पंचायत के अधीन कौन से वन आते हैं और निजी वन कौन कौन से हैं। तो वो जो है वनों का वर्गीकरण हम चार प्रकार से करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र स्थित है। भारत का पहला तेंदुआ संरक्षण जो केंद्र है वो उत्तरकाशी में स्थित है। हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र की स्थापना उत्तरकाशी की भैरव घाटी में लंका नामक स्थान पर। ये भैरव घाटी में लंका नामक स्थान वही स्थान है जहां पर जाड़ गंगा यानी कि जाह्नवी और भागीरथी का संगम होता है। भैरव घाटी में लंका नामक स्थान पर जाड़ गंगा, जाह्नवी जो कि थामला दर्रे से निकल के भागीरथी नदी में मिलती है, उसका संगम स्थान भी यहीं पर है। तो यहाँ पर जो है प्रस्तावित है और देश का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण होगा। स्नो लेपर्ड के लिए संरक्षण केंद्र यहाँ पर निर्माणाधीन है। क्वेश्चन नंबर 19। 1995 ईस्वी में कल्याण सिंह रावत द्वारा मैती आंदोलन की शुरुआत किस स्थान से की थी? 1995 नहीं है बल्कि 1996 है। मैती आंदोलन का जो प्रारंभ हुआ था 1996 में हुआ था।
1996 में कल्याण सिंह रावत द्वारा मैती आंदोलन की शुरुआत किस स्थान से की गई थी? तो वो की थी ग्वालदम में। ग्वालदम इंटर कॉलेज की जो छात्राएं थी उनको लेकर वो शैक्षिक भ्रमण पर गए थे। तब उनको ये ख्याल आया था कि अ, बालिकाएं या महिलाएं जो है वनों के संरक्षण में कितना अहम योगदान निभा सकती हैं। तब उन्होंने मैती आंदोलन, मैती का अर्थ जो गढ़वाली में होता है वो होता है माई। ठीक है, तो मैती आंदोलन की शुरुआत कल्याण सिंह रावत ने की थी, 1996 में की थी। इसमें क्या होता है कि वर वधु द्वारा विवाह के समय एक पौधा रोपा जाता है और मायके वाले जो है उसकी देखभाल करते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो ये आपका ग्वालदम से है। शैक्षिक भ्रमण पर बेदनी बुग्याल गए थे और वहां पर जो है ये ख्याल उनके दिमाग में आया कि महिलाएं हम कह सकते हैं कि वृक्षों के या पर्यावरण को या वृक्ष उत्पादन के लिए या फिर हम कह सकते हैं वन उत्पादन के लिए कितनी अहम योगदान निभा सकती है। काफी जगह ये क्वेश्चन पूछा गया, हाईकोर्ट में, ग्राम पंचायत विकास यानी कि वीडियो वीपीडीओ में और खनिज सहायक में, तीनों जगह ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन सेम नहीं हो सकता है, उससे रिलेटेड भी हो सकता है। ठीक है, 1995 नहीं, 1996 है। उत्तराखंड में चिपको आंदोलन की प्रेरणा प्रेरणा थी हमने पहला क्वेश्चन देख लिया, गौरा देवी थी। इस कारण इनको 1986 में वृक्ष मित्र पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। इनके पति का नाम मेहरबान सिंह नेगी था। ठीक है, सरला बहन आप जानते हो, कैथलीन हाइलमन, उसके अलावा राधा भट्ट, तीलो नौतेली, ये अलग हैं। काफी जगह ये क्वेश्चन इससे रिलेट करके पूछा गया है। उत्तराखंड राज्य में वनों के अंतर्गत क्षेत्रफल है। ठीक है, ये तो अब चेंज हो गया होगा, ये आपका चेंज होने वाला क्वेश्चन है। उत्तराखंड के किस जिले का वन क्षेत्र सर्वाधिक है? उत्तराखंड के किस जिले में जो है वन क्षेत्र सर्वाधिक है? तो वो आपका है पौड़ी गढ़वाल का। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? गोविंद उत्तरकाशी में बिल्कुल सही है। अस्कोट पिथौरागढ़ में बिल्कुल सही है। पिंसर अल्मोड़ा में बिल्कुल सही है। सोना नदी चमोली में बिल्कुल गलत है। सोना नदी वन्य जीव अभयारण्य पौड़ी में है। पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। विश्व के 6% पक्षी जो है यहीं पाए जाते हैं। ठीक है, तो सोना नदी वन्य जीव विहार ये आपका पौड़ी गढ़वाल में। उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल, उसके अलावा लैब असिस्टेंट, उत्तराखंड एलडीसी, प्री आरओ एआरओ में ये सब जगह ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। 1869 में स्थापित कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन के प्रथम अधीक्षक कौन थे? ये जो है गलत है। कुमाऊं गवर्नमेंट की स्थापना जो है कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन की 1909 में हुई थी, वो हुई थी 22 मार्च को। 22 मार्च 1909 को कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन की स्थापना हुई थी। जबकि आपका जो 1869 लिखा हुआ है, 1869 में हुआ था चौबटिया सरकारी उद्यान की स्थापना। चौबटिया उद्यान की स्थापना 1869 में होता है। पहला सरकारी उद्यान था ये। और डब्ल्यू क्रा इसके पहले सुपरिटेंडेंट थे चौबटिया के। वही कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन की बात करें तो 22 मार्च 1909 में जॉली कोट अल्मोड़ा, अल्मोड़ा के जॉली कोट में इसकी स्थापना होती है। इसके जो पहले सुपरिटेंडेंट होते हैं वो होते हैं नॉर्मल गिल। नॉर्मल गिल को जो है कुमाऊं में बागवानी का विकास का स्वर्ण काल कहा जाता है इनके टाइम पे। नॉर्मन गिल 1909 से 1922 तक इन्होंने जो है बागवानी का विकास किया। इस दौरान इन्होंने काफी सारी किस्मों को बाहर देशों से लाकर यहाँ पर लगाया था। चाहे वो आपका स्ट्रॉबेरी की उन्नत किस्म को इंग्लैंड से मंगा कर लगाया, फ्रांस से जैतून के बीज मंगाए, केलों की विभिन्न प्रजातियों को मंगाकर कुमाऊं में लगवाया, इंग्लैंड से केसर के पौधे मंगवाए, आलू की सबसे लोकप्रिय किस्म जो लौंग की पर थी उसको कुमाऊं में लाए ये। इसके अलावा सिटौली गार्डन अल्मोड़ा 1915 में उसका प्रभार संभाला। तो नॉर्मन गिल जो है वो एक वनस्पति शास्त्री और सफल गार्डनर थे। ठीक है, नैनीताल आलू को ट्रेडमार्क बनाने का जो कार्य किया वो इन्होंने ही किया था। इसके अलावा चौबटिया में हिल फ्रूट रिसर्च स्टेशन की स्थापना 1932 में इनके द्वारा ही की गई थी। तो ये आपका 22 मार्च 1909 को कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन के प्रथम अधीक्षक कौन थे? तो वो आपका थे नॉर्मन गिल थे। और 1869 जो लिखा है, 1869 को चौबटिया सरकारी उद्यान की स्थापना हुई। वो आपका पहला सरकारी उद्यान था। डब्ल्यू करा इसके पहले सुपरिटेंडेंट थे। ये डब्ल्यू करा वहीं से लिया है। क्वेश्चन नंबर 25, फूलों की घाटी उत्तराखंड के किस जिले में है? तो इसका आंसर है चमोली जिले में। बहुत चर्चा इसमें कर ली है। आज के लिए 25 क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 25 थे लेकिन इससे संबंधित काफी सारे क्वेश्चन कंप्लीट हुए। नेक्स्ट सीरीज यानी कि नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 4 में हम इसको आगे बढ़ाएंगे। आगे बढ़ा के और क्वेश्चनों पर चर्चा करेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।